देखो हो शुक्ला जी अंकर मास्टर का बता। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ स्टूडेंट। आज हम क्लास 9 साइंस पोर्शन में डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी कि जीवों में विविधता इस चैप्टर को लेके आए हुए हैं। इससे कुछ इम्पोर्टेंट मैटर है, कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जिसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे, चर्चा करेंगे कि जीवों में विविधता कैसी होती है, किन किन आधार पर वर्गीकरण किया जाता है, नामकरण पद्धति क्या है, क्या जीवों को नामकरण पद्धति जो दी गई है वो किस बेस पे दी गई है, किस आधार पे दी गई है, द्विनामकरण पद्धति और 5 जगत वर्गीकरण क्या है। इन सारी चीज़ों को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। उसके पहले अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल टीटी साइंस को सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक कर लें, शेयर करें और कमेंट्स करें। सब्सक्राइब करेंगे तो सारे वीडियो जो हैं आप लोगों को एक साथ मिलते रहेंगे और किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी। तो आइए शुरू करते हैं कि जीवों में विविधता क्या है, वर्गीकरण क्या है। पहले तो वर्गीकरण जैसा कि आप लोग देख सकते हैं लिखा हुआ है कि नए जीवों को पहचानना, कोई नया जीव आया उसकी पहचान करना, सही वैज्ञानिक नाम देना। अब पहचान तो हो गई है लेकिन बिना वैज्ञानिक नाम दिए वो साइंटिफिक रीजन से सही नहीं होगा। तो अगर उस जीव की पहचान हो गई तो उसका वैज्ञानिक नाम भी दिया जाएगा। तो वही कहा गया कि नए जीवों को पहचानना, सही वैज्ञानिक नाम देना तथा समानताओं एवं असमानताओं के आधार पर उन्हें विभिन्न समूहों या वर्गों में रखने को क्या कहते हैं, वर्गीकरण कहते हैं। बात समझ में आई कि पहले नए जीवों को पहचानना है, पहचानने के पश्चात क्या करना है, उनका वैज्ञानिक नाम देना है। इसके बाद उन जीवों में क्या क्या समानताएं पाई जा रही हैं, कौन कौन सी असमानताएं पाई जा रही हैं। जो समान जीव होंगे उनको एक साथ रखा जाएगा, जो असमान जीव होंगे उनको एक साथ रखा जाएगा। जैसे जलीय जीव क्या है, उनको स्थलीय जीव की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता, उनको जलीय जीव की ही श्रेणी में रखा जा सकता है। तो अगर जलीय जीव और स्थलीय जीव में समानता या असमानता की बात की जाए तो जलीय जीव में समानता एक तरफ होगी, स्थलीय जीव में समानता एक तरफ होगी। क्योंकि जलीय जीव स्थल में जीवित नहीं रह सकते लेकिन स्थलीय जीव जलीय जल में भी जीवित नहीं रह सकते। तो इसलिए उनको समानताओं एवं असमानताओं के आधार पर उन्हें विभिन्न समूहों वर्गों में रखने को ही क्या कहते हैं, वर्गीकरण कहते हैं। अब इसके बाद वर्गीकरण के बाद आता है जीवों का नामकरण। और जीवों का नामकरण क्या है कि द्विनाम पद्धति होती है जिसके जन्मदाता कौन थे, कैरोलस लीनियस थे। कहा जाए कि क्वेश्चन कई बार पूछता है कि द्विनाम पद्धति के जन्मदाता कौन है, तो द्विनाम पद्धति के जन्मदाता कौन थे, स्वीडन के वैज्ञानिक कैरोलस लीनियस थे। इन्होंने अपनी पुस्तक सिस्टोमा नेचुरी में जीवों की वैज्ञानिक तथा आधुनिक वर्गीकरण प्रणाली की व्याख्या भी की है। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी और उस पुस्तक का नाम था सिस्टोमा नेचुरी। पुस्तक का क्या नाम था, सिस्टोमा नेचुरी। इस पुस्तक में इन्होंने जीवों के वैज्ञानिक अध्ययन किया, जीवों के वैज्ञानिक अध्ययन किया तथा वैज्ञानिक अध्ययन करने के पश्चात वर्गीकरण प्रणाली की अपनी क्या की व्याख्या की। अब बात करते हैं कि व्याख्या क्या थी। जैसे अब इसमें समझ लेते हैं कुछ चीजों को कि द्विनाम पद्धति जीवों के नामकरण की ऐसी वैज्ञानिक पद्धति है। द्विनाम पद्धति किसे कहते हैं, चलिए इसको समझ लेते हैं। तो द्विनाम पद्धति क्या है कि जीवों के नामकरण की ऐसी वैज्ञानिक पद्धति है जिसमें जीवों का नाम 2 पदों से मिलकर बना होता है। जीवों का नाम 2 पदों से मिलकर बना होता है। ठीक ऐसे नाम में पहला पद जो होता है वो जीव की श्रेणी या वंश का होता है। जो पहला पद क्या होता है वह कहलाता है वंश, वंश या श्रेणी। पहला पद क्या कहलाएगा, वंश या श्रेणी कहलाएगा। और वंश या श्रेणी को इंग्लिश में कहते हैं जीनस। और दूसरा पद उसका होता है जात। दूसरा पद क्या होता है, जात, स्पीसीज, कि वह किस जात का है।
ठीक। तो द्विनामकरण पद्धति क्या कहती है कि द्विनाम पद्धति में जीवों के नामकरण की ऐसी वैज्ञानिक पद्धति है जिसमें जीवों का नाम दो पदों से मिलकर बना होता है, जिसमें पहला पद वंश या श्रेणी का होता है जिसे जीनस कहते हैं, जबकि दूसरा पद क्या है, जाति या स्पीशीज का है। ठीक। तो जैसे उदाहरण देख लेते हैं कि मानव का वैज्ञानिक नाम। अब मानव का वैज्ञानिक नाम तो आप सबको पता है कि मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है, होमो सेपियंस। मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है, होमो सैपियंस। सैपियंस। अब इसमें यह दो पदों से मिलकर बना है, होमो और सैपियंस, होमो प्लस सैपियंस। इसमें जो होमो है यह इसका वंश है, वंश क्या है, होमो है। सैपियंस क्या है, जाति का नाम है सैपियंस। सैपियंस। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि द्विनाम पद्धति क्या है कि यह दो पदों से मिलकर बनी होती है, जिसमें पहला पद वंश का होता है और दूसरा पद जात का होता है। जैसे अगर मनुष्य के वैज्ञानिक नाम की बात करें तो उसका वैज्ञानिक नाम क्या है, होमो सैपियंस। अब यह कितने पद, दो पद दिख रहे हैं ना आपको, एक पद क्या हो गया, होमो, और दूसरा पद क्या हो गया, सैपियंस हो गया। तो जो होमो है वो क्या है, वंश या श्रेणी कहलाता है, जीनस कहलाता है, लेकिन जो सैपियंस है वो वास्तव में क्या है, इसकी जाति है, स्पीशीज है। ठीक। अब इसके बाद आता है वर्गीकरण की इकाइयां। वर्गीकरण की कितनी इकाइयां हैं, तो द्विनाम पद्धति वैज्ञानिक रूप से जीव के विषय में ज्ञान प्रदान करती है। इसका महत्व पहले देख लेते हैं, द्विनाम पद्धति का महत्व क्या है। तो द्विनाम पद्धति का पहला महत्व क्या है कि यह वैज्ञानिक पद्धति से जीव के विषय में ज्ञान प्रदान कराती है। जीव के बारे में हमें ज्ञान प्राप्त करना है, लेकिन किस पद्धति से, वैज्ञानिक पद्धति से। उसके वैज्ञानिक नाम के आधार पर, उसके वर्गीकरण के आधार पे, उसकी श्रेणी के आधार पे, उसकी जात के आधार पे। तो ये क्या है, इसका महत्व है। दूसरा महत्व है कि यह पद्धति अपने विशिष्ट विशेषता के कारण ही अंतरराष्ट्रीय पद्धति के रूप में विख्यात हुई। और यह पद्धति कैसी पद्धति है, अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल पद्धति कहलाती है। क्यों, क्योंकि इसकी एक विशिष्ट योग्यता होती है। अब हम लोग देख लेते हैं कि वर्गीकरण की इकाइयां। तो वर्गीकरण की इकाइयां क्या है कि कैरोलस लिनियस के अनुसार। अब वर्गीकरण की इकाइयां देखिए, अगर लीनियस की बात करेंगे तो वर्गीकरण की इकाइयों में अंतर होगा। अगर RH विटेकर जिन्होंने 5 जगत वर्गीकरण दिया था, द्विनाम पद्धति के जन्मदाता कौन थे, कैरोलस लिनियस थे, लेकिन 5 जगत वर्गीकरण के जन्मदाता कौन थे, RH विटेकर थे। तो कैरोलस लिनियस के अनुसार वर्गीकरण की 6 इकाइयां होती हैं। आइए हम लोग समझते हैं कि वो 6 इकाइयां कौन कौन सी होती हैं। तो पहली इकाई जैसा तुमने बताया, जात का स्पीशीज का होता है। जब तक स्पीशीज नहीं पता चलेगी, किसी जीव का स्पीशीज नहीं पता चलेगी, तब तक हम उसको वर्गीकृत नहीं कर पाएंगे। क्योंकि द्विनाम पद्धति कहती ही यही है कि यह दो पदों से मिलकर बनी होती है, जिसमें पहला पद क्या कहलाता है, वंश या श्रेणी, जबकि दूसरा पद क्या कहलाता है, जात या स्पीशीज। तो जब जात या स्पीशीज ही नहीं होगी तो द्विनाम पद्धति का कोई महत्व ही नहीं होगा। इसलिए वर्गीकरण की इकाइयों के आधार पे लीनियस के अनुसार वर्गीकरण की 6 इकाइयां होती हैं, जिसमें पहली इकाई क्या कहलाती है, जात या स्पीशीज। दूसरी इकाई कहलाएगी श्रेणी या वंश, जीनस जिसको कहते हैं। तीसरी इकाई कहलाती है कुल, जिसे फैमिली कहते हैं। चौथी इकाई कहलाती है गण, जिसे ऑर्डर बोलते हैं। पांचवी इकाई कहलाती है वर्ग, क्लास, किस क्लास में रखा जाए। और लास्ट इकाई कहलाती है इसका फाइलम, किस फाइलम का है, किस संघ का है। अलग अलग संघ के जीव जंतु अलग अलग फाइलम में वर्गीकृत किए गए हैं। ठीक। तो इसी पे कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे अगर कहा जाए मनुष्य का वर्गीकरण द्विनाम पद्धति के आधार पर कैसे किया गया है, क्लासिफिकेशन ऑफ मैन। तो क्लासिफिकेशन ऑफ मैन में क्या होगा, जगत होगा, संघ होगा, उपसंघ होगा, वर्ग, उपवर्ग, गण, कुल, वंश और जात। तो आइए हम लोग देखते हैं कि इसका किंगडम क्या होगा। जगत कहलाता है एनिमेलिया यानी कि जंतु, फाइलम यानी कि संघ क्या कहलाता है, कॉर्डेटा यानी कॉर्डेटा। अब यहाँ पे एक बात आती है, ये कॉर्डेटा जो लिखा हुआ है आप लोग ध्यान दीजिएगा, कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा, दो जीवों को भी 2 वर्गों में विभाजित किया गया है, कशेरुकी और अकशेरुकी।
एवं आकशेरुकी। कॉर्डेटा या नॉन कॉर्डेटा, कॉर्डेटा कशेरुकी कहलाएगा, नॉन कॉर्डेटा क्या कहलाएगा, आकशेरुकी कहलाएगा। तो जो जीवों को दो भागों में विभाजित किया गया है, कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा, उसमें कैसे जीव आते हैं, सबसे बड़ी बात याद रखने वाली, कशेरुकी में वे जीव सभी आएंगे जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाएगी वे सारे जीव किसमें आएंगे, कशेरुकी में आएंगे। जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती वे नॉन कॉर्डेट या आकशेरुकी में आते हैं। ये चीज ध्यान रखिए, कभी कभी 1 नंबर का क्वेश्चन दे देता है कि कशेरुकी में कैसे जीव आते हैं। इसका सबसे सटीक आंसर होता है कि कशेरुकी में वे जीव आते हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। ठीक, आकशेरुकी में कौन आएंगे, जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाएगी। तो संघ क्या था इसका, फाइलम था कॉर्डेटा। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग वीडियो को रोक करके पुश करके और पूरी की पूरी चीजों को नोट कर लीजिएगा कॉपी में, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हैं, सारी चीजें जल्दी मिलती हैं। ठीक, तो संघ क्या था, फाइलम इसका कॉर्डेटा था। सब फाइलम क्या था, वर्टिब्रेटा था, वर्टिब्रेट सब फाइलम है। उपवर्ग यानी क्लास क्या था, स्तनधारी यानी कि मैमेलिया था। जितने भी मैमेलिया हैं, स्तनधारी हैं, वो किसमें आएंगे, जीव जगत में आएंगे। तो क्लास क्या था, मैमेलिया था। सब क्लास था यूथेरिया। ऑर्डर है प्राइमेट्स, क्योंकि बंदरों की श्रेणी में आते हैं, और मनुष्य क्या है, पूर्वज हमारे क्या है, बंदर कहलाते हैं, इसलिए प्राइमेट्स इसका क्या लिया गया है, ऑर्डर लिया गया है। और फैमिली इसकी होमिनिडी है, जीनस है होमो, और जाति है सेपियंस, यानी कि होमो और सेपियंस को मिला के होमो सेपियंस बन गया। और होमो जो है इसकी श्रेणी यानी कि जीनस कहलाती है, सेपियंस इसकी क्या कहलाती है, स्पीशीज कहलाती है। तो ये बात थी द्विनाम पद्धति। अब आइए हम लोग आते हैं 5 जगत वर्गीकरण में। 5 जगत वर्गीकरण क्या है, इसको समझने की कोशिश करते हैं, इसको डिफाइन करते हैं, और आप लोग भी समझने की कोशिश करिएगा। तो 5 जगत वर्गीकरण को देने वाले वैज्ञानिक कौन थे, RH विटेकर थे। द्विनाम पद्धति के जन्मदाता कौन थे, कैरोलस लिनियस थे। ये चीजें याद रखिए, कई बार क्वेश्चन पूछी जाती है कि 5 जगत वर्गीकरण के वैज्ञानिक कौन थे, देने वाले वैज्ञानिक कौन थे, RH विटेकर थे। तो 5 जगत वर्गीकरण के आधार पर RH विटेकर ने कोशिका संरचना, कोशिका संगठन, पोषण और लक्षणों के आधार पर, कैसे कैसे लक्षण कि कोशिका संगठना, पोषण एवं लक्षणों के आधार पर जीवों को 5 जगत में विभाजित किया। किसके आधार पर विभाजित किया, कोशिका की संरचना के आधार पे, कोशिकाओं के संगठन के आधार पे, पोषण के आधार पे 5 जगत में विभाजित किया। और ये 5 जगत कौन कौन से हैं, मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, कवक है, पादप या प्लांटी है, और जंतु जगत है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि मोनेरा में कैसे जीव आते हैं, क्या उदाहरण है, प्रोटिस्टा में कैसे जीव आते हैं, उन सारी चीजों को। तो मोनेरा की अगर बात करते हैं तो मोनेरा में हमारे प्रोकैरियोटिक जीव आते हैं। कैसे, अब देखिए 2 तरीके के जीव होते हैं, एक यूकैरियोटिक होते हैं, एक प्रोकैरियोटिक होते हैं, या ये कहें कि एक कोष की जीव और बहुकोष की जीव। तो पहले अंतर समझ लेते हैं कि एक कोष की जीव और बहुकोष की जीवों में क्या अंतर है। तो एक कोष की जीव वे जीव होते हैं जिनमें कोशिकाओं का या शरीर संरचना सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रकार की कोशिकाएं से होती हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जिन जीवों के शरीर का निर्माण एक ही प्रकार के कोशिकाओं के संगठन से होता है उन्हें एक कोष की जीव कहते हैं। और बहुकोष की जीव किन्हें कहते हैं कि जिन जीवों के शरीर का निर्माण बहुत सारी कोशिकाओं के संगठन के पश्चात होता है। कहने का मतलब बहुत सारी कोशिकाएं मिलके ऊतक बनाती हैं, कई ऊतक मिलके अंग बनाते हैं, कई अंग मिलके अंग तंत्र बनाते हैं, और संपूर्ण अंग तंत्र क्या करता है, शरीर रचना में भाग लेता है। तो एक कोष की और बहुकोष की आप लोग समझ गए होंगे। उसी के आधार पे प्रोकैरियोटिक जीव और यूकैरियोटिक जीवों को डिफाइन किया गया है। तो जो हमारा पहला जगत है, जगत मोनेरा, उसमें प्रोकैरियोटिक जीव आते हैं, और इसके उदाहरण हैं जीवाणु, नीलहरित शैवाल और साइनोबैक्टीरिया।
ये उदाहरण है किसके, मोनेरा के। कौन कौन से, जीवाणु, नील हरित शैवाल एंड साइनोबैक्टीरिया। इसके बाद दूसरा जगत आता है प्रोटिस्टा। तो प्रोटिस्टा क्या है कि यूकैरियोटिक, एक कोशिकी, स्वपोषी एवं विषमपोषी। पहली बात तो यूकैरियोटिक होगा, फिर एक कोशिकी होगा, इसके शरीर संगठन में एक ही प्रकार की कोशिकाएं भाग लेती हैं। स्वपोषी भी हो सकता है और विषमपोषी भी हो सकता है। स्वपोषी कैसे होगा, अगर क्लोरोफिल पाया जाएगा, फोटोसिंथेसिस की क्रिया होगी, प्रकाश संश्लेषण की अब क्रिया होगी तो भोजन निर्माण करेंगे, और जो अपना भोजन स्वयं निर्माण करेंगे उन्हें क्या कहेंगे, स्वपोषी कहेंगे। जो अपना भोजन स्वयं निर्माण नहीं करेंगे उन्हें विषमपोषी कहेंगे। जैसे इसमें क्या है, शैवाल, प्रोटोजोआ और डायटम्स। इसमें शैवाल तो देखिए स्वपोषी है, बाकी प्रोटोजोआ और डायटम्स क्या है, विषमपोषी है, क्योंकि शैवाल क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है। फिर अगला जगत आता है कवक। अब कवक क्या है, कवक बहुकोशिकीय है, यूकैरियोटिक है, यह सड़े गले कार्बनिक पदार्थों एवं मृत जीवों पर आश्रित होता है। कैसा है, पहला बहुकोशिकीय है, दूसरी बात यूकैरियोटिक है, बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर बनी होती हैं, यूकैरियोटिक है, और यह अपना जीवन निर्वाह कैसे करता है, सड़े गले एवं मृत कार्बनिक पदार्थों पे आश्रित होकर। और इसका उदाहरण है मशरूम, ईस्ट और पेनिसिलियम। चौथा जगत आता है पादप जगत या प्लांटी। पादप जगत या प्लांटी क्या है, बहुकोशिकीय है, यूकैरियोटिक है, स्वपोषी है, क्लोरोफिल युक्त है। ध्यान दीजिएगा, जो भी स्वपोषी होंगे वो क्लोरोफिल युक्त जरूर होंगे। स्वपोषी तभी होंगे जब क्लोरोफिल पाया जाएगा, फोटोसिंथेसिस करेंगे तो स्वपोषी होंगे। तो कैसे हैं ये, बहुकोशिकीय है, यूकैरियोटिक है, स्वपोषी है। और इसके उदाहरण कौन आते हैं, सभी प्लांट, जितने भी प्लांट हैं वो सब के सब क्या है, पादप जगत के अंतर्गत रखे गए हैं। अगला आता है पांचवा हमारा जंतु जगत। जंतु जगत में क्या है, ये बहुकोशिकीय है, यूकैरियोटिक एवं विषमपोषी है। जंतु जगत कैसे हैं, बहुकोशिकीय, यूकैरियोटिक, विषमपोषी। उदाहरण सभी एनिमल्स या सभी जीव। इसकी अगर डिटेल वीडियो चाहिए तो हमने एक डिटेल वीडियो भी डाल रखी है कि कवक के आधार पे, कोशिकाओं के संगठन के आधार पे यूकैरियोटिक जीव कैसे होते हैं, कैसे इनकी सेल बनी होती हैं, कैसे इनमें कोशिकाओं का संगठन होता है। तो इसकी डिटेल वीडियो पीछे वाले पार्ट में है, तो उसको आप लोग देख सकते हैं। और अगले वीडियो में हम लोग वनस्पति जगत का वर्गीकरण और जंतु जगत का वर्गीकरण अध्ययन करेंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें। थैंक यू।